अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं नावल कैसा जा रहा है। और मेरी नई आने वाली ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नावल का नाम है रूह अजीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। चाय के ट्रे को हाथ में थामे वो दरवाज़ा खोलती हुई रूम में दाखिल हुई तो नजरें सीधा नीचे कालीन पर बैठी हुई अनाया की जानिब उठी थी, जिसके इर्द गिर्द टॉयज बिखरे पड़े थे, जबकि शामिर शाह वहीं उसके पास ही नीचे बैठा उनके साथ मस्तियां करने में मसरूफ था। महरोश इन दोनों की जानिब हल्का सा मुस्कुरा कर देखती हुई दरवाज़ा बंद करती रूम में दाखिल हुई थी और चाय के ट्रे को लाते उसने बेड के साइड टेबल पर रखी थी। जल्दी से आओ प्रिंसेस। उसके 4 कदमों की दूरी पर बैठे शामिर शाह ने अपने दोनों बाहें फैलाते हुए उसे अपने पास बुलाया था कि अनाया, जो इन टॉयज के साथ खेलते हुए खिलखिला कर हंस रही थी, आवाज़ की सिमत नजरें उठाई तो अपने सामने बैठे हुए शामिर शाह को देखा और उसकी आवाज़ सुनते वो हल्का सा मूव हुई थी। अपने दोनों घुटनों को मूव करते हुए उसकी जानिब अपने घुटनों की मदद से आगे बढ़ने लगी थी कि महरोश की आंखें हैरत से फटी थी, चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई थी। घुटनों के बल ही वो बैठे हुए ही अपने दोनों बाहें खोले वो आहिस्ता आहिस्ता शामिर शाह की जाने पड़ रही थी और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी थी। वो अपनी दोनों बाहें खोले जैसे उड़कर शामिर शाह के पास जाना चाहती थी। 3 कदम वो ऐसे ही घुटनों के बल मूव होती हुई शामिर शाह के पास चल कर आई थी तो 1 कदम का फासला शामिर शाह ने खुद ही समेटते उसे अपनी बाहों में भरते उसके दोनों गालों पर अपने लब रखते खुशी से निसार होते उस पर अपना प्यार निछावर किया था। और महरोश तो बस अनाया को अपने घुटनों के बल चलते देखकर ही हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। शाह, ये बेयकीनी से चेहरे पर खुशगवार हैरत लिए उसने शामिर शाह को पुकारा तो वो, जो अनाया को प्यार करने में मसरूफ था, निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा तो चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी। अनाया को बाजू में उठाए ही वो ज़मीन से खड़ा हुआ था और महरोश की तरफ आया। मुबारक हो रोशी जान, हमारी बेटी पहली बार घुटनों के बल चली है, वो भी हमारे सामने। मतलब एक खूबसूरत मंजर हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। खुशनुमा सी आवाज़ थी, जिंदगी से भरपूर, कि महरोश भी गहरा मुस्कुराई थी। शाह, मैं तो वाकई ही सरप्राइज हो गई हूँ। उसने अपनी खुशी जाहिर की और अपनी बाहें फैलाते उसने अनाया को पकड़ना चाहा कि अनाया ने अपना चेहरा शामिर के सीने में छुपाया था और महरोश का मुंह खुलकर रह गया। वहीं पर शामिर शाह का कहका गूंजा था। ये क्या था? अनाया को शामिर शाह की गर्दन में मुंह छुपाए देखकर महरोश खफगी से मुंह खोले बोली थी। शामिर शाह ने उसी के अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ये अपनी प्रिंसेस का अपने बाबा के लिए प्यार था। अनाया के माथे पर लब रखते वो महरोश के खफगी भरे चेहरे पर नजर दौड़ाते हुए बोला था, तो मम्मा का प्यार किधर गया? फिर सदमे से उनकी जानिब देखते वो अभी तक अनाया के एक्ट पर हैरान थी। मामा का प्यार प्रिंसेस के बाबा के लिए है सिर्फ, तो आप प्रिंसेस के बाबा पर ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो एकदम से उसकी जानिब झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते उसे पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया था। ये क्या बात हुई शाह? आपको प्रिंसेस का भी प्यार चाहिए और प्रिंसेस की मामा का भी। मेरे हिस्से में प्रिंसेस का प्यार किधर गया? वो तो सारा प्यार आपको ही किए जा रही है। सुर्ख पड़ते चेहरे पर ढेरों खफगी सजाए वो मुंह फुलाए बोली थी। शामिर शाह एकदम से उसके करीब हुआ और इंतहाई करीब। आपको अपने मीर के प्यार के अलावा भी कोई और प्यार चाहिए क्या? मेरा प्यार काफ़ी नहीं है आपके लिए। अनाया की गर्दन से ही मुंह छुपाए सो गई थी, जैसे शामिर ने वहाँ ही पड़े हुए बेबी कॉट में डाला था और महरोश के करीब होते उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त जमाए उसे अपनी जानिब खींचा था। वो एकदम सुर्ख पड़ी थी और धड़कने सरपट दौड़ी थी। रोशी जान, आप जानती हैं मैंने आपके मुंह से 2 दफ़ा अपने लिए मीर सुना है और इस अंदाज से जब आप मुझे पुकारती हैं वल्ला जान निकालती हैं। महरोश ने पलकें उठाए उसकी जानिब देखने की गलती की, लेकिन मुकाबिल की आंखों से झलकती मोहब्बत के जज्बात देखती वो फ़ौरन से अपनी निगाहें झुका गई थी। शामिर की बात पर धड़कनों में शोर बरपा हुआ था। मुझे आपके मुंह से मीर सुनना और बारहा सुनना है। उसके मुकाबिल के सामने अपनी फरमाइश दर्ज करवाई थी और महरोश का चेहरा मजीद गुलाल हुआ था। शाह, सिर्फ मीर। उसके लबों पर अपनी उंगली रखे वो अपनी जिद पर आमादा हुआ। मीर, शर्म से चूर होते वो तेज तेज पलकें झपकती हुई बोली थी, जबकि शामिर तो उसके मुंह से मीर सुनता ही बेकरार था।
से इट अगेन। भारी गंभीर आवाज़ एक दफ़ा फिर से गूंजी थी और महरोश की अब जान हवा होने के दर पर हुई थी। से इट अगेन रोशी जान। कमर पर गिरफ्त सख्त करते उसने उसे बोलने पर उकसाया तो बेख्तियार महरोश के मुंह से निकला था मीर। अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रखते हुए उसने दोनों के दरमियान फासला कायम रखने की नाकाम सी कोशिश की थी। सेदी सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। बोझल मदहोशी नुमा आवाज़ उभरी थी। दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर झूलती हुई लट को कान के पीछे अड़ेसा था और महरोश ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरी और शामिर की शर्ट को सीने से सख्ती से जकड़ा। मीर मीर मीर। अभी वो और कहती जब वो शिद्दत से उस पर झुका था और उसके अल्फाज चुरा गया कि महरोश ने अपनी आंखों को सख्ती से बंद करते गिरने के डर से उसकी शर्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, जबकि शामिर अपने दोनों हाथ उसके गालों पर जमाए अपने अंदाज में शिद्दत मजीद बढ़ा रहा था कि महरोश ने बुखलाते हुए उसकी शर्ट को झंझोड़ा था। शामिर आहिस्तगी से उसे पीछे हटा और महरोश ने फौरन से अपना सर उसके सीने पर टिकाया और तेजी से सांस भरे। बहुत बुरे हैं आप शाह। गलती से भी मीर कहने की गलती नहीं की थी उसने। शामिर उसके अंदाज पर मुस्कुराहट जब्त करके रह गया। तो फिर ये बुरा और बुरा बन जाए। कान में सरगोशी करते उसने मजीद मुकाबले की जान हवा की। महरोश लम्हे के हजारों हिस्सों में उससे दूर हटी। उथल पुथल होती सांसों के साथ निगाहें चुराए वो 200 की स्पीड के साथ वहां से बेड की जाने बढ़ी थी कि शामिर उसकी तेजी ही देखता रह गया था। चाय नहीं पीनी आपने? मुस्कुराहट जब्त किए वो भी बेड पर अपनी साइड आते हुए बोला। दोनों कप आप पी लीजिएगा। कंफर्टर के अंदर से ही कप कप आती थी आवाज़ गूंजी थी। 2 कप पीने के बाद तो मुझे हरगिज़ नींद नहीं आएगी, तो फिर दोनों कप मैं पी लेती हूँ। फौरन से चेहरे पर कंफर्टर हटाया, उसने चाय का कप थामा और शामिर शाह का कहका कमरे में गूंजा था कि महरोश खजल सी होकर रह गई और फिर खुद ही उसे चाय का कप पकड़ाती वो अपनी चाय 2 ही घूंट में ख़त्म करती दोबारा से कंफर्टर में घुस गई। शामिर शाह मुस्करा कर रह गया। लाला हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। खाने के टेबल पर बैठे उसने बात स्टार्ट की थी कि दुलाज फातिमा जो सकून के साथ खाना खा रही थी। राफे की बात सुनते उसे अच्छू लगा था कि बेख्तियार खांसते हुए उसने पानी का गिलास लबों को लगाया था। लाला मतलब दुलाज के भी हो रहे हैं? मुझे तो नहीं पता है। इसने राफे की बात पर फरहान ने फौरन से दुलाज की जानब देखते कहा था कि उसकी बात सुनते दुलाज ने खफ़त और शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया था। वहीं पर राफे ने भी इनकी जानब देखा। बाकी सब संजीदगी से खाना खाते उन्हें सुन रहे थे। नहीं फराल भाभी, मेरा मतलब है कि उन्हें पता नहीं था, मैं ही अब बता रहा हूँ। तो लाला अब क्या करना है? राफे जो बेख्तियार से मोहतरमा पुकारने वाला था, लेकिन सबको बैठे देखकर खुद पर जब्त करते हुए फराल को कहता शामिर की जानिब देखा और मतवज्जा हुआ, जबकि दुलाज ने खफकी से एक नज़र उसे देखते दोबारा से सर झुकाया। कितने दिन लगेंगे? खाने से हाथ हटाते हुए संजीदगी से बोला। लाला यही कोई 1-1.5 हफ्ता। राफे ने भी संजीदगी से कहा था। तो फिर ठीक है मेहराब, तुम और धनक गुड़िया के साथ ये 1.5 हफ्ता हमारे फार्म हाउस रुकोगे। शामिर शाह की हुक्मिया भारी आवाज़ गूंजी थी, जिसे मेहराब शाह ने फौरन से हाँ में सर हिलाते कबूल किया था। धनक के साथ अकेले टाइम स्पेंड हुआ था उसे भला और हो रहा था उसे और भला क्या चाहिए था। वहीं पर धनक का दिल धक से रह गया था। मेहराब के साथ अकेले 1.5 हफ्ता रहना, ये सोच ही दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। चेहरे पर सुर्खी छाई थी। निगाहें उठाकर उसने सामने देखा तो खुद की जानिब शरारती निगाहों से फराल को तकते पाया। धनक फौरन से हड़बड़ाकर निगाहें चुका गई। तुम्हें तो अल्लाह पूछे फराल की बच्ची, मुंह में बड़बड़ाते हुए से कई लकमात से नवाज गई थी। हमें नहीं जाना कहीं भी। कमरे में आते ही वो संजीदगी से बोली थी। मेहराब ने रूम लॉक करते उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा। और आपको क्यों नहीं जाना? वो भी उसी की तरह ही संजीदगी से बोला। बस हमने कह दिया, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी अकेले। उसके चेहरे की जानिब देखते हुए इंतहाई संजीदगी से बोली। ओह डोंट से डैड कि आपको हमारे साथ अकेले जाने से डर लग रहा है। इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है यार, हम कौन सा हनीमून के लिए जा रहे हैं। वो भी उसकी जानिब भी देखते संजीदगी से गैर संजीदा बात कर गया था कि धनक का चेहरा एक पल में सुर्ख पड़ा था। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ हनीमून पर जाने की। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसने उंगली उठाते गुस्से से बोलना चाहा था, लेकिन आवाज़ खुद ब खुद ही लड़खड़ा सी गई थी। मेहराब लाभ दांतों तले दबाए संजीदगी से उसकी जानिब देखते अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है आपके साथ हनीमून पर जाने की। उसके चेहरे पर झुकता हुआ वो बेबाक सी सरगोशी कर गया था कि धनक के कानों में से धुआं निकलने लगा। पूरा चेहरा शर्मो हयात से सुर्ख पड़ा था। तुम
तुम इंतहाई को बदतमीज और बेशर्म इंसान हो। शर्म की वजह से मुंह से अल्फाज निकलने को इनकारी हुए थे, लेकिन फिर भी सुर्ख पड़ते वो बोल गई, यार ये ज्यादती है। मैं आपके साथ बहुत शरीफ बनकर रहता हूँ, अभी तक कोई बेशर्मी नहीं दिखाई, तो आप मुझे ये बेशर्म वाला खिताब नहीं दे सकती। चेहरे पर मसनूई मासूमियत तारी की उसने दुहाई दी, और धनक को उसके लफ्ज शरीफ पर ही अटक कर रह गई थी। ऐसी ही बात है ना, हूं ना मैं आपका शरीफ शोहर। उसकी जानिब झुकते वो मुस्कुराहट व्यक्त करते बोला, हम बहुत ज़्यादा। इतना कि मुझे तुम्हें देखकर ये गुमान होता है कि इतना शरीफ और सीधा शख्स हमारी दुनिया में क्या करने आ गया है। लफ्ज़ों को चबाते हुए वो इंतहाई संजीदगी से बोली थी कि मेहराब का कहका कमरे में गूंजा था। बस देख लें, आपके लिए, फ़कत आपके लिए, मुझ जैसे शरीफ से बंदे को भी दुनिया में आना पड़ा। धनक ने सुर्ख पड़ते रुख मोड़ा, वो उसके साथ बातों में नहीं जीत सकती थी। खैर, तैयारी कर लीजिएगा, गुड़िया को अकेले तो नहीं भेजा जा सकता, इसलिए हमें साथ जाना ही पड़ेगा। और क्या पता हमारी हनीमून ट्रिप ही बन जाए। उसके कहते उसे वैसे ही छोड़े खुद वॉशरूम की जाने पड़ गया, जबकि पीछे वो फ़कत लाल पीली होकर रह गई। आंटी, मुझे आज पास्ता खाना है। वहीं सोफे पर बैठी उसने होंक लगाई थी कि मुलाजमा उसकी बात पर फौरन से हाँ में सर हिला की थी, जबकि वरिशा एक्साइटेड होती रिमोट पकड़े चैनल चेंज करने लगी थी। अभी वो चैनल चेंज कर ही रही थी जब अचानक उसकी नज़र लॉन्च में दाखिल होते अरहम पर पड़ी थी कि वरिशा के हाथ से रिमोट छूटते नीचे कालीन पर गिरा था। पक पड़ते चेहरे के साथ वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। नजरें उसके हाथ पर ही जमी हुई थी जहां से खून के कतरे निकलते हुए फर्श पर गिर रहे थे। वरिशा कुरैशी एकदम से उसकी जाने बढ़ी थी। ये क्या हुआ है? उसके सामने खड़े होते वो लट्ठे के माने सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए उसके हाथ से टप टप गिरते खून की जानिब देखते हुए बेयकीनी से बोली थी। अरम लगारी ने एक निगाह उठाकर सामने मौजूद लड़की की जानिब देखा था। मुझे आपसे बात करनी है, बेतासुर चेहरा लिए वो संजीदगी से बोला था। वरिशा ने उसके लहजे पर ध्यान नहीं दिया था। आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, एक मिनट। जर्द पड़ते चेहरे पर बुखलाहट सजाया उसने जल्दी से अपने ब्लैक कलर का दुपट्टे के पल्लू को अपने कपकपाते हाथों से जोर से खींचते फाड़ा था। आंखों में मोटे मोटे आंसू दर आए थे जो झलकने के लिए बेकरार थे। दिल मुट्ठी में जकड़ गया था। उसे आज पहली दफा अंदाजा हुआ था कि सामने खड़े हुए शख्स को वो जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, जबकि अरहम लगारी चेहरे पर बिना कोई तासुर सजाए उसकी कार्रवाई देख रहा था। उसके हाथ को अपने सामने किए उसने वो दुपट्टा अरहम लगारी के खून से रंगे हाथ पर जोर से बांधा था। अरहम का दिल थक कर रह गया था। ये चोट आपको कैसे लगी है? आंखों से आंसू निकलने को बेताब हुए थे, भीगी पलकियां उठाए वो अरहम के स्पाट चेहरे की जानिब देखते हुए बोली थी। तो अरहम वापस से होश में आया था। दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर हाथ फेरते उसने अपने बेकाबू होते दिल को कंट्रोल किया था, जो मुकाबिल के अंदाज पर तेजी से धड़कने लगा था। मुझे आपसे बात करनी है। बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए वो उसी हाथ से वरिशा की कलाई को पकड़ते मजबूत कदम उठाता वहां से निकला था, जबकि वरिशा तो उसकी हरकत पर कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींचती हुई जा रही थी। अपने रूम में लाते उसने कमरे के वस्त में मुकाबिल को खड़ा करते रूम का दरवाज़ा लॉक किया तो वरिशा के गले में गिल्टी गिल्टी बनकर मासूम हुई थी और हम लगारी कदम बढ़ाते उसकी जानिब मतवजह हुआ। आप जानती हैं ना, इस दुनिया में मेरे अलावा आपका कोई नहीं है, और मैंने आपको अपना रिश्ता भी बताया था। लहजा हनूज संजीदा था। वरिशा ने ना समझी तो उसकी जानिब देखते धीरे से हाँ में सर हिलाया और पलकियां उठाए बगौर उसके चेहरे की जानिब देखा, और हमने उसके देखने पर अपनी निगाहें चुराई। और आपको हॉस्पिटल से आए भी अब काफ़ी टाइम हो गया है माशाल्लाह से। बिल्कुल ठीक हैं आप तो। अब मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अपनी बात करते उसने मुकाबिल के धुआं होते चेहरे की जानिब देखा था, जो अपनी गहरी ब्लैक आंखों को आखिरी हद तक फैलाए सुर्ख धुआं होते चेहरे के साथ अरहम की जानिब टिकटिकी बांधे देखने लगी थी। और मुझे उम्मीद है आपको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके ठीक और स्टेबल होने का वेट कर रहा था, और माशाल्लाह से अब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो कोई जवाब ही नहीं बनता इनकार करने का। वैसे भी अब मैं बिना कोई बंधन के एक ही घर में आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें एक बंधन में बंध जाना चाहिए। जितना हो सके उसने मुकाबिल को इतना ही अपनी बातों में फंसाया था। नरम संजीदा से लहजे में उसके चेहरे की जानिब भी देखते हुए बोल रहा था, और वरिशा उसकी बात पर अपनी पलकें तेजी से झपकने लगी थी। पहलू में धड़कता दिल आज अपने इख्तियार से बाहर हो रहा था। चेहरे पर कई रंग बिखर गए थे और अरहम लगारी इन रंगों से अपनी निगाहें चुराने लगा था। वो जज जैसा आपको ठीक लगे। बेलगाम होते दिल को काबू में करने की कोशिश करते वो अपनी नम होती हथेलियों को आपस में मसलते सर झुकाए बोली थी। अरहम लगारी का दिल धड़का था। ठीक है, फिर मैं मौलवी और गवाहों का इंतज़ाम करता हूँ और आपके लिए ड्रेस वगैरह भी भिजवा देता हूँ। उसकी बात पर वरिशा ने झटके से सर उठाकर अरहम की जानिब देखा। नहीं, मेरा मतलब कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। अरहम लगारी की निगाहें खुद पर ही जमे देखकर वो लड़खड़ाते लहजे के साथ सुर्ख अंगारा होते बोली थी।
کچھ نہیں ہوا، ٹائم کو نکاح ہوگا اور ابھی اور اسی وقت ہوگا، اس کے علاوہ انکار کا کوئی اور جواز ہے تو بتاؤ۔ سخت انداز اپنائے وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ ورشا نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ اپنی نگاہیں ہی جھکا گئی۔ یا آپ اپنے ہاتھ پر بینڈیج کروا لیں۔ نگاہیں پھر سے اس کے ہاتھ پر گئی تو وہ فوراً سے سر اٹھائے بولی تھی، اب بینڈیج کی ضرورت نہیں رہی۔ اپنے ہاتھ پر باندھا اس کا دوپٹہ دیکھ وہ کھوئے سے لہجے میں بولا تھا۔ ورشا سرخ پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھجواتا ہوں آپ کا ڈریس وغیرہ، تیار ہو جائیں آپ۔ یہ کہتا وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے ورشا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے بلو پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اپنی گاڑی چلا رہا تھا، جب سامنے سے آتی گاڑی دیکھتے اس نے جھٹکے سے اپنی گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ سرخ انگارہ کے ساتھ ماتھے پر انگنت شکنیں لیے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکلا تو دوسری جانب بھی مقابل ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے تو ارحم لغاری سامنے کھڑے عریشہ کو دیکھتا اپنی جگہ ساکت ہوا تھا، جبکہ اپنی آنکھوں میں خونخوار قسم کے تاثرات لیے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیے وہ پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ارحم کی جانب بڑھا تھا اور ہاتھ کا مکہ بناتے زور سے ارحم کے منہ پر مارا تھا کہ ارحم لغاری کے قدم ڈگمگائے تھے۔ ضبط کے مارے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے رخ موڑتے ہوئے عریشہ کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ میری گڑیا کہاں ہے کمینے انسان؟ در پہ دو تین مکے اس کے پیٹ پر مارتے وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا کہ ارحم لغاری اس کی بات پر چونکا تھا۔ کون سی بہن اور کہاں کی بہن؟ اس کا پنچ بنا ہوا مکہ اپنے ہاتھ سے روکتے وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ وہی بہن جسے تم نے ہاسپٹل سے غائب کروایا ہے۔ بول کمینے انسان، کدھر ہے میری بہن، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عریشہ کی بات سنتے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بے یقینی کی حالت سے اس نے اپنی آنکھیں پھاڑے عریشہ کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک لمحہ لگا تو اسے یہ بات سمجھنے میں اپنے چہرے پر بدلتے رنگ اس نے پل میں کنٹرول کیے تھے۔ میرے خیال سے تمہاری ایک ہی بہن ہے جو حویلی میں رہتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے دھکا دے کر کہتے ہوئے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عریشہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ہاسپٹل سے غائب کروانے میں تمہارا ہاتھ ہے، یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اگر تم نے اب میری بہن کے بارے میں بتانے کی بجائے فضول کا منہ کھولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کے بس میں نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ارحم لغاری کو جان سے مار دے، لیکن ایک لفظ چبا کر کہتے وہ دھاڑا تھا اور ارحم لغاری نے اسے دیکھتے سر جھٹکا تھا۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ تم کہو تمہاری بہن میرے پاس ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے راستے رہو، میں اپنے راستے رہوں، ورنہ اگلی بار میں سمجھاؤں گا نہیں۔ وہ بھی اسی کی طرح ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے دھاڑا تھا۔ میری بہن تمہارے پاس ہی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں وہ میرے پاس ہوگی، ارحم لغاری، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ بولتے ارحم لغاری کا دل مٹھی میں لے آیا تھا، جبکہ یہ کہتے ہی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اپنی گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا تھا اور پیچھے ارحم لغاری کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ نہیں، اب ورشا کہیں نہیں جائے گی، میری وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچی تھی، میری وجہ سے وہ اس قدر تکلیف میں رہی تھی۔ ابھی تو میں نے اس کا ازالہ بھی نہیں بھرا اور وہ مجھ سے چھیننے کی بات کر رہا ہے۔ نہیں عریشہ، اس بار نہیں، اس بار تو مجھ سے کچھ نہیں چھین سکتے، کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل میں وہ عریش سے مخاطب ہوتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ورشا قریشی ولد محمد قریشی، آپ کا نکاح ارحم لغاری ولد لغاری سے سکہ حق مہر 50 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وائٹ کلر کا شرارہ پہنے، اس کے اوپر وائٹ کلر کی ہی گھٹنوں تک آتی شارٹ شرٹ پہنے، سر اور چہرے پر سرخ رنگ کا جالی دار دوپٹہ لیے وہ سادگی میں ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ ارحم لغاری اس کے سامنے ہی صوفے پر براجمان ہونٹوں پر اپنی مٹھی بنائے سنجیدگی سے اس کے کپکپاتے وجود کو اپنی نگاہوں میں بسائے ہوئے تھا۔ قبول ہے، کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس کے منہ سے ادا ہوئے لفظ مقابل کے دل میں عجیب قسم کا سکون برپا کر گیا تھا، جسے اس وقت وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ورشا قریشی ولد محمد قریشی، آپ کا نکاح ارحم لغاری ولد لغاری سے سکہ حق مہر 50 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دوبارہ سے ہونٹوں کو جنبش دی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جسے اس نے دیکھتے ہی چاہا تھا، جس پر اس کا دل اس کے لیے شدت سے دھڑکتا تھا، اور جو اس دنیا میں اس کے لیے کل کائنات تھا اور اب اس کا محرم بن رہا تھا۔ ورشا قریشی کو وہ دل و جان سے قبول تھا۔ ورشا قریشی ولد محمد قریشی، آپ کا نکاح ارحم لغاری ولد لغاری سے سکہ حق مہر 50 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔
तेजी से धड़कते दिल के साथ उसने कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर साइन किए थे। तो अरहम लगारी का दिल आखिरी हद तक पुरसकून हुआ था। आंखें बंद करते उसने खोली थी, जबकि वहां खड़ी मुलाजमा ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ली आगे बढ़ी थी और वरिशा के सर पर प्यार किए उसके के कपकपाते बदन को अपने गले से लगाया था। जबकि मौलवी साहब अरहम की जाने बढ़ा था। अरहम लगारी वल्द लगारी, आपका निकाह वरिशा कुरैशी वल्द वल्द मोहम्मद कुरैशी से सिक्का हक महर 50 लाख तय किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब उसके पास बैठते हुए बोले थे तो अरहम लगारी को अपना दिल 400 की स्पीड से धड़कता हुआ महसूस हुआ था। कबूल है। गहरी सांस भरते अपनी सोचों हवासों से फराल को निकालते उसने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया था, जिसने उसकी वजह से ही अपनी यादाश्त खोई थी। अरहम लगारी वल्द लगारी, आपका निकाह वरिशा कुरैशी वल्द मोहम्मद कुरैशी से सिक्का हक महर 50 लाख तय किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। कबूल। गहरी भारी सी आवाज़ वरिशा के कानों में पड़ी थी और नए अंदाज में इसका दिल धड़का था। अरहम लगारी वल्द लगारी, आपका निकाह वरिशा कुरैशी वल्द मोहम्मद कुरैशी सिक्का हक महर 50 लाख तय किया जाता है कि आपको यह निकाह कबूल है। कबूल। तीसरी बार भी इस लड़की को कबूल करते उसने निकाह नामे पर साइन किया था तो गवाहों ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया था। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी थी और अपनी जगह से उठा था। आंटी वरिशा को रूम में छोड़ आए। वह कहता खुद मौलवी साहब और गवाहों को छोड़ने बाहर की जाने बढ़ा था, जबकि मुलाजमा हाँ में सर हिलाती वरिशा की जाने बढ़ते उसे लिए उसके रूम की जाने बढ़ी थी। अपने रूम में दाखिल हुआ तो कानों में अनाय की खिलखिलाहटें गूंजी थी कि शामिर शाह के थकनज़दा चेहरे पर दुनिया से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई थी। रूम का दरवाज़ा लॉक करते उसने बेड के वस्त में बैठी अपनी प्रिंसेस को देखा था, जो अपने टॉयज के साथ लगी खुद ही खेलने में मसरूफ थी। शामिर ने निगाहें दौड़ाते इधर उधर देखा तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ में शामिर ने लब भींचे थे। महरोज की हरकत पर गुस्सा सा आया था, जो अनाया को ऐसे बिठाए खुद शावर लेने चली गई थी। अगर वो खेलते खेलते यहाँ से गिर जाती तो लब भींचते गुस्सा जब्त करते वो भारी कदम उठाता बेड की जानिब बढ़ा था। अनाया ने सर उठाए शामिर की जानिब देखा, जो हंसी की खिलखिलाहटें पहले से ही दुगनी हुई थी। दोनों बाजू वाक करते वो जल्दी से शामिर के पास जाने को बेकरार हुई थी। शामिर एक दफ़ा फिर से मुस्कुराया और 4 कदमों का फासला एक की जस्त में तय करते उसने अनाया को अपनी बाहों में भरा था। प्रिंसिस बाबा की जान कैसी है? बाबा की शहजादी, कितना याद किया बाबा को। आज वो सारा दिन घर दाखिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसने सुबह से अनाया को देखा हुआ था और अब देख रहा था। चेहरे पर थकन के बावजूद खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग रही थी। अनायत की बात पर मजीद हवा में उड़ी थी। शामिर शाह ने हंसते हुए उसके गाल पर अपना लम्स बिखेरा था, जब अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और बालों में टॉवल लपेटते दुपट्टे से नदारत वजूद लिए अपना होश रुबा हुसन लिए रूम में दाखिल हुई थी, लेकिन अपने सामने बेड के पास खड़े शामिर को देखते वो धक से रह गई थी। शामिर शाह की निगाहें उस पर उठी थी तो एक लम्हे के लिए पलटना भूल गई थी। चेहरे पर पानी के कतरे शबनम की तरह चमक रहे थे। ब्लैक कलर की शर्ट के साथ खुला ट्राउज़र पहने बिना दुपट्टे के वह शामिर शाह का दिल बुरी तरह से धड़का गई थी कि एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल सा गया था। अस्सलाम वालेकुम शाह, आप कब आए? उसके करीब आते वो मदम मीठी आवाज़ में बोलती उसके रहे से हवास भी सलब कर गई थी। शामिर ने गहरी इस्तेहकाक भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। वालेकुम अस्सलाम। जब आप मेरी बेटी को अकेले रूम में छड़े खुद शावर लेने गई थी। सर झटकते वो होश में आते हुए संजीदगी से उसकी जानिब देखते तंजिया कहा था कि महरोश ने लब दांतों तले दबाए थे। वो अनाया खेल रही थी तो इसलिए मैं शावर लेने चली गई। हाथों को मसलते वो मिनमिनाते लहजे के साथ बोली थी कि शामिर शाह ने गुस्से से घूरा था। यार महरोश, आप हद करती हैं। पता भी है वो घुटनों के बल चलती है, फिर भी उसे बेड पर बिठाया आप शावर ले रही थी। इस तरह की लापरवाही कौन करता है भला? चाहने के बावजूद ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाया था। आवाज़ को ही संजीदा बनाते वह सख्ती से बोलते महरोश की जान लबों पर ले आया था। रूहान से होते उसने शामिर की जाने देखा था। सॉरी शाह, मुझे ख्याल नहीं रहा। मुकाबिल के गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए जल्दी से बोली थी, जबकि इसके अल्फाज महरोश कहने पर वो बेचैन भी हुई थी। क्या सॉरी? अगर प्रिंसेस गिर जाती तो, अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर? इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा संजीदा थी कि महरोश ने झटके से सर उठाते उसकी जानिब देखा था। आप अपनी बेटी की वजह से मुझे डांट रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी वजह से आप मुझे डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। उसने शामिर की जानिब देखते रूहान से लहजे में कहा था कि शामिर शाह उसकी बात सुनता हैरान होकर रह गया था। दिलो दिमाग उसके लफ्ज़ों पर अटक गया था। तो क्या वो अपनी ही बेटी से जेलस हो रही थी? शामिर शाह की आंखें फैली
تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے پر انتہائی خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جبکہ مہروش ابھی بھی چہرے پر روحان سے تاثرات سجائے اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے باپ کی جانب ٹکر ٹکر دیکھتی عنایت کو دیکھ رہی تھی۔ روشی جان ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب مہروش نے بیچ میں ہی کاٹی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی روشی جان، ابھی آپ نے مجھے مہروش کہہ کر پکارا تھا، سو کرتے وہ شامل شاہ کو ساکت کر گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ پل میں تڑپا تھا۔ جلدی سے عنایت کو بیڈ پر لٹائے وہ مہروش کی جانب متوجہ ہوا۔ روشی جان میری زندگی، میری جان، ادھر دیکھو میری طرف، میر کی جان ایک آپ ہی تو ہیں جس پر شامیر دل و جان بھی قربان کر سکتا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ میری نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ محبت سے پاش لہجے میں بولتے باری باری اس کی بھیگی ہوئی پلکوں پر لب رکھ رہا تھا۔ غصہ کون تھا اور منع اب کون رہا تھا؟ شامیر شاہ کو خود پر ہی ہنسی آئی تھی، جس کے غصے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تھی۔ تو آپ نے کیوں کہا مہروش مجھے سو کرتے وہ شکوہ کر گئی تھی۔ تو میری جان آپ کا نام مہروش نہیں ہے کیا؟ لب پر لب رکھتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، اور مہروش نے اس بات میں سر ہلایا، ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ شامیر کی جانب دیکھتے وہ بہت مان سے بول گئی تھی۔ شامیر شاہ کی آنکھوں میں فوراً سے خمار کی سرخی در آئی تھی۔ تو پھر میرے لیے کیا تھا؟ مسکراہٹ ضبط کرتے وہ آئی برو اچکاتے بولا، اور مہروش کی پلکیں لرزی تھی۔ جو آپ مجھے کہتے ہیں؟ لرزتی پلکوں کے ساتھ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، اور میں آپ کو کیا کہتا ہوں میری جان؟ اس کے کہنے پر مہروش نے پلکیں اٹھائے سے گھورا تھا جو اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، چھوڑو مجھے، خفگی سے منہ بنائے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ شامیر نے دونوں بازو اس کی کمر پر رکھتے حصار مزید تنگ کیا۔ چھوڑنا ناممکن ہے روشی جان، ساری عمر کے لیے اس حصار میں قید ہو گئی ہیں آپ۔ مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے وہ الفاظ ادا کیے تھے کہ مہروش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اور رہی بات کہ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو یہ تو الزام ابھی دور کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مہروش نے ہر بڑھاتے کی شرٹ کو کندھوں سے تھاما تھا، جبکہ شامیر شاہ سب کچھ بھلائے اپنے انداز میں شدت لاتے اسے بکھلا کر رکھ کیا تھا۔ مہروش نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے مکے مارتے اسے احساس دلایا تھا کہ شامیر آہستگی سے اس سے جدا ہوا تھا۔ مہروش نے گہری سانسیں بھرتے فوراً سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ شامیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ روشی جان ابھی شکوہ دور نہیں ہوا۔ سر جھکائے اپنے سینے میں چھپی اپنی بیوی کو دیکھتے بولا، مہروش مزید اس میں سمائی۔ انایا دیکھ رہی ہے۔ بچنے کو جو منہ میں آیا وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی تھی، میری پرنسس بہت سمجھدار ہے، دیکھو سو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر مہروش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گردن پیچھے کرتے عنایہ کی جانب دیکھا جو واقعی بیڈ پر لیٹی سو گئی تھی۔ شامیر شاہ اس سے پیچھے ہٹا اور عنایہ کو لائے بیبی کاٹ میں ڈالا اور پھر سے مہروش کی جانب بڑھا۔ چلیں آپ کا شکوہ دور کرتے ہیں، معنی خیزی سے بولتے اس نے مہروش کو باہوں میں بھرا۔ میر، میں نے یہ نہیں کہا تھا اور مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کپ کپاتے لہجے میں کہتے اس نے شامیر کی گردن میں منہ چھپایا۔ روشی جان لیکن میں نے یہی اخذ کیا ہے اور اب آپ بولیں گی نہیں؟ بیڈ پر لٹائے کمرے کی لائٹ آف کرتے وہ اس کے اوپر گھٹا کی طرح چھایا تھا۔ مسٹر شاہ، وہ جو اس کی حویلی آنے پر اس کے لیے کافی بنائے اوپر لے کر آئی تھی، لیکن ڈریسنگ مرر کے سامنے عریشہ کو اپنے ہاتھ پر ڈریسنگ کرتے دیکھ وہ تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی، جبکہ ہریش شاہ جو سنجیدگی سے اپنے ہاتھ پر لگی چوٹ پر بینڈیج کر رہا تھا، فرال کی آواز سنتے سختی سے آنکھیں میچتے کھولی تھی۔ مسٹر شاہ، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی ہے اور آپ نے بتایا بھی نہیں مجھے؟ کافی کا کپ وہی ڈریسنگ مرر پر رکھتی اس کی جانب مڑتے ہریش کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی سنجیدگی کے ساتھ بے چینی سے بولی تھی کہ ہریش شاہ نے لب بھینچتے اس کی جانب دیکھا، معمولی سی چوٹ ہے، تم چھوڑو اس کو، میں کر لیتا ہوں بینڈیج۔ اپنے ہاتھ کو اس کے دونوں ہاتھوں سے چھڑواتا وہ لب بھینچتے سنجیدگی سے بولا۔ فرال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہریش، آپ ورشا کا پتہ کرنے گئے ہوئے تھے تو کیا بنا پھر؟ آپ کو ورشا مل گئی کیا؟ اور یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی ہے؟ اپنے دل میں اٹھتے سوالوں کو لب پر لاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہریش شاہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے اپنے لب بھینچے تھے۔ فرال کا پور ہریش کی بات سننے کے لیے بے قرار ہوا تھا۔ اس کمینے کے پاس ہے میری گڑیا۔ ضبط کے باوجود بھی آواز آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ فرال نے بے یقینی کے ساتھ ہریش کی جانب دیکھا تھا۔ کس کے پاس؟ خشک پڑتے لبوں کے ساتھ وہ سفید پڑتے بولی تھی، دل میں عجیب وسوسے اٹھے تھے۔ ارحم لغاری؟ لب بھینچتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ فرال کو اپنے اوپر اس کمرے کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ انتہائی بے یقینی کی حالت میں اس نے ہریش کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ خود بھی ضبط سے سرخ تھا۔ کیا مطلب ہے کہ ارحم کے پاس ہے؟ اب لے کر کیوں نہیں آئے ورشا کو؟ مجھے ورشا چاہیے اپنے پاس ہریش، آپ اسے لے کر آئیں۔
लट्ठे की माँ ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली थी। दिल की धड़कन तो वरीशा को अरहम के पास सुनकर ही सुस्त पड़ गई थी। अरेशा ने गुस्से से फराल की जानिब देखा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं गया था उसे ढूंढने? उस कमीने ने कहीं और रखा है उसे। दांत कुचकुचाते वो गुस्से से बोला था। लेकिन अगर उसने वरीशा के साथ कुछ गलत कर दिया तो? अरेश, मैं कैसे फेस करूंगी वरीशा को? ये सोचते ही जान हवा हुई थी कि आंखों में भी नमी सी दर आई थी। अरेशा फौरन से उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। हे मिसेज शाह, कुछ नहीं होगा वरीशा को। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुकाबिल की आंखों में छाई नमी उसकी वाहद कमजोरी थी कि एक लम्हे में अरेशा सब भुलाए उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। जल्दी से उसे बाजू से पकड़ते अपने हिसार में लेते उसका सर थपका था, जबकि फराल ने उसके सीने में मुंह छुपाए आंसुओं को बहने से रोक गई थी। मिस्टर शाह, मैं वरीशा से कब मिलूंगी? उसके सीने पर सर रखे वो उदास से लहजे में बोली थी। बहुत जल्द, बस आपने परेशान नहीं होना। और यार, मैं सोच रहा हूँ कि अब रुखसती भी करवा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? उसके बालों पर लब रखते वो शरीर से लहजे में बोलते बात को घुमा गया था कि उसकी बात सुनते फराल ने भी झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। क्या मतलब है आपका? उसकी आंखों में हेजल ग्रीन आंखें गाढ़े वो हल्का सा नर्वस पड़ी थी। वही मेरी जान, जो आप समझ रही हैं कि बहुत टाइम हो गया है, निकाह को अब रुखसती करवा लेनी चाहिए। उसकी आंखों में देखते ही अपनी बात पर जोर देते हुए उसके के गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया था कि फराल की पलकें लर्जी थी और उसके हिसार में वो कसमसाई थी। नहीं, अभी नहीं। मिनमिनाते हुए वो उसके बाजू अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली थी कि उसकी बात और मजामत पर अरेश ने आंखें दिखाते उसे पहले से ज़्यादा अपने नज़दीक किया कि अब आग का गुजर भी ना हो सका। फराल ने इतनी नज़दीकी पर अपनी सांसें रोकी और उसकी जानिब देखा। अभी नहीं तो कब? जब मुझे छोटे छोटे बच्चे ताया चाचू कहने वाले हो जाएंगे। मसनूई संजीदगी से कहते हुए वो मायने खेदी से बोला था कि उसकी बात पर फराल उसे घूर कर रह गई। अभी जब तक दुलाज की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं रुखसती नहीं करवा सकती। वो मेरी बहन है, मैंने उसे पाला है, इसलिए जब तक वो किसी महफूज और पाक बंधन में नहीं बंध जाती तब तक मुझे बहन का फ़र्ज निभाते उसका सहारा बनना है। उसकी शर्ट के बटन पर अपनी उंगली को घुमाते वो संजीदगी से बोली थी कि हरेश ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मतलब अपनी गंगा पार करने के लिए पहले मुझे मेरी बहन प्लस साली को नैया पार करवानी होगी। हरेश ने सोचते हुए कहा तो फराल ने मुस्कुराहट जब्त करते फौरन से हाँ में सर हिलाया। जी बिल्कुल। हाँ में सर हिलाती वो मुस्कुराते हुए बोली तो हरेश ने उसकी जानिब देखा। हाथ अभी भी उसकी कमर के गिर्द बंधे हुए थे। चलो तब तक निकाह का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता हूँ। निगाहें इसके लबों पर जमाए वो भारी बोझल अंदाज में बोला था कि इसकी निगाहें अपने लबों पर महसूस करती फरार ने लब भींचे थे। नो मिस्टर शाह, मुझे जाना है। उसका इरादा भांपती अभी वो वहाँ से फरार होती जब हरीश ने उसे काबू करते उसके लबों पर झुका था। फरार की आंखें फैली थी, जल्दी से उसकी शर्ट को कंधों से थामते खुद को गिरने से बचाया था। इस मुलाकात के बाद तो रुखसती ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। उससे अलग होते आंख दबाए वो मायने खेदी से बोला और फरार पूरी तरह से कांप कर रह गई थी। जल्दी से उससे दूर होती हुई निगाहें चुराए इधर उधर देखने लगी थी। चलो भागो, जाओ, या यहीं पर कैद कर लूं, उसे कहता अभी वो फिर से उसकी जानिब बढ़ता जब फराल ने वहां से दौड़ लगाई थी कि रेशा उसकी इसी स्पीड पर अपना कहका दबा कर रह गया था। जबकि उसके कमरे से निकलते वो तपे हुए गालों के साथ अंधाधुंध आगे की जानिब बढ़ी थी कि सामने से आती हुई महरोज से टकराई। ये किधर से आ रही है और किधर की तैयारियां हैं? उसके तपे हुए गालों और अरेशा के रूम से निकलते देख महरोज शरीर से लहजे में मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोली थी, जबकि फराल बुरी तरह से फंसी थी। वो मैं मिस्टर नहीं, मेरा मतलब है अरेश को कॉफ़ी देने गई थी। मिनमिनाते हुए वो लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। सिर्फ कॉफ़ी ही देकर आ रही हो ना, या कुछ और भी? मायने खेदी से वो कहते फराल के धुआं होते गालों को देखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोली थी। और फराल बुरी तरह से गड़बड़ाई थी। काश धनक यहाँ होती और तुम्हें इस रूप में देखती। उसके धुआं होते चेहरे की जानिब देखते महरोश अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करने की तगदो कर रही थी। खबरदार सरदारनी साहिबा, अगर आपने धनक को कुछ बताया तो, वरना मैंने शामिर अदा को आपकी शिकायत लगा देनी है। उंगली उठाए वो मुंह बनाते हुए बोली थी कि महरोज खिलखिला कर हंसी थी। फराल ने हैरत से उसकी जानिब देखा। उफ, ऐसे ही तो नहीं हमारे इतने प्यारे और डैशिंग अदा को अपना दीवाना बनाया हुआ। वक़्त आपकी मुस्कुराहट ही हमारे अदा को घायल करने के लिए काफ़ी है। उसके खिलखिलाने पर फराल होंठों का किनारा दांतों तले दबाए बोली थी कि महरोज के चेहरे पर पल सुर्खियाँ खुली थी। यार सरदारनी साहिबा, आप हमारे अदा के नाम पर ही क्यों लाल पीली हो जाती हैं?
اس کے چہرے پر چھائی لالی کو دیکھتے وہ مسمرائے دھوتے ہوئے بولی تھی۔ مہروش اس کی بات پر مسکرائی۔ بہن ذرا اپنا چہرہ مرر میں جا کر دیکھو تو پتہ چلے لال پیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ فرحال نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھوا۔ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ جلدی سے بولی تھی۔ لال پیلا کہتے وہ اسے دیکھتے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے فرحال نے فوراً سے اپنے روم کی جانب دوڑ لگائی۔ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے تپے ہوئے گالوں اور سرخی ہونٹوں کی جانب دیکھا تو گالوں پر مزید سرخیاں گھلی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ جلدی سے پیچھے ہٹتے اس نے خود اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ چلے اتریں گاڑی سے۔ یونیورسٹی سے کچھ دور اپنی گاڑی میں رکتے ہوئے اس کے حجاب کے حالے میں موجود چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکائے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ رافع نے نگاہیں اٹھائے اس کے خفگی سے بھرپور چہرے کی جانب دیکھا۔ محترمہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ سارے راستے سے لے کر شہر فارم ہاؤس پہنچنے تک اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، اور ابھی محراب کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ یوں نہیں آئی تھی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مقابل کو دیکھنے اور بات کرنے کا۔ نہیں، میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ ڈیش بورڈ سے اپنا بیگ اور چند نوٹس اٹھائے وہ بھرپور ناراضگی دکھاتے ہوئے بولی تھی کہ رافع نے لب دانتوں تلے دبائے اس سے کی روٹھے روٹھے سے چہرے کی جانب دیکھا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ لیکن مجھے تو آپ ناراض سی لگ رہی ہیں۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ وہ دلاج کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دلاج بس اس کے مضبوط ہاتھوں میں اپنا نازک سا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں نہیں ہوں ناراض، اب ہاتھ چھوڑیں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ نگاہیں اور سر جھکائے ہی وہ مدھم سے لہجے میں بولی تھی۔ رافع نے گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی اور معاملہ زیادہ ہی گمبھیر لگ رہا تھا۔ اچھا بتائیں کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ معصوم سے کہ آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ لہجے میں دنیا جہاں کی معصومیت طاری کیے وہ بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب غصے سے دیکھا تھا۔ مجھے آپ خود کو معصوم کہہ کر غصہ نہ دلائیں۔ آنکھوں میں غصے کی رمق لیے ہاتھ اٹھائے اس نے اسے وارن کرتے کہا تھا کہ رافع نے اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کو میں معصوم نہیں ہوں؟ انجان بنتے وہ مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ ہرگز نہیں، اور نہ ہی شریف ہے۔ میں نے آپ کو اپنے شریف اور فیورٹ لسٹ سے بے دخل کیا بس، اور اب ہاتھ چھوڑیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ چھوٹی سی ناک پر ڈھیروں سارا غصہ لیے وہ بس بولتے گئی اور رافع اس کی معصومیت پر اپنا دل ہارتا گیا۔ محترمہ آپ ایسا کریں گی میرے ساتھ؟ مجھے یعنی رافع بلا شاہ کو جو آپ کی یونی کے لیے آپ کے پیپرز کے لیے آپ کو یہاں تک لایا ہے، آپ اسے ہی اپنی فیورٹ لسٹ سے بے دخل کرتے ہوئے اس پر جھوٹی معصومیت طاری کرنے کا الزام بھی لگا رہی ہیں۔ لہجے میں دکھ سموئے وہ انتہائی دکھی انداز میں بولا تھا کہ دلاج نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ مجھ سے نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے، اور مجھے پتا ہے آپ کوئی معصوم نہیں ہے، اور یونیورسٹی کی تو بات ہی نہ کریں۔ اوف، وہ اس قدر غصے سے بھری پڑی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کیا لیں گی آپ مجھ سے ناراضگی ختم کرنے کا؟ کیونکہ رافع بلا شاہ کچھ تو افورڈ کر سکتا تھا لیکن اپنی محترمہ کی ناراضگی نہیں۔ وہ ایک دم سے اس کی جانب پورا گھومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے دلاج کے دل میں بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن چہرہ ہنوز پھیلائے ہوئی رکھا تھا۔ یونیورسٹی میں آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے؟ آنکھوں میں خوف لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ رافع نے لب بھینچے تھے اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا، لب بھینچتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اور خود باہر نکلتے اس نے دلاج کا ہاتھ پکڑتے اسے بھی گاڑی سے باہر نکالا تھا اور یونی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ بلیک ابائے میں موجود وہ لڑکی بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے رافع کے ساتھ چلتی ہوئی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پاپ کارن کے باؤل سے وہ پاپ کارن کو نکالتی اپنے منہ میں ڈالتی سامنے چلتی ہوئی LED کو پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی دلاج فاطمہ بھی اسی کے ہاتھ میں موجود پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈالتی پوری سنجیدگی کے ساتھ سامنے چلتی ہوئی LED کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس قدر محو ہو کر LED پر چلتے ہوئے کوئی کورین ڈرامے کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ دیدہ آپ کو پتہ ہے مجھے وہ BTS کا ممبر جو جونگ کوک بہت پسند ہے، وہ اتنا کیوٹ لگتا ہے کہ میرا اس پر پکا والا کرش ہے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گالوں پر ٹکائے وہ معصومیت سے ہونٹوں کو مروڑتے ہوئے آنکھوں میں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی تھی۔ دھنک نے سامنے چلتی ہوئی LED سے نگاہیں ہٹائے اسے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن میرا کرش تو چن زی یوان ہے۔ وہ اتنا کیوٹ اور ہینڈسم ہے کہ جتنی بار دیکھ لو اتنی بار دل آ جاتا ہے۔ کیا پرسنالٹی ہے اس کی!
पॉप कॉर्न के बाउल को साइड पर रखते हुए एक्साइटेड होते मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि सिटिंग रूम में दाखिल होते इन दोनों के कानों में मुकाबिल के अल्फाज हथौड़े की तरह बजे थे। मेहराब और राफे जो शामिर शाह के कहने पर ऑफिस का चक्कर लगाने गए थे, सिटिंग रूम में दाखिल हुए तो सामने चलते हुए मंजर को देखते और दोनों लड़कियों को किसी गैर महरम की ज़ात पर तबसरा करते देख इन दोनों के तन बदन में आग लगी थी। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती ली उन्होंने सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ उनकी जानिब देखा था। जी लेकिन बीटीएस मेंबर्स की तो बात ही अलग है, और जोंग कोक के बाद थियोंग मेरा फेवरेट है, वो भी बहुत क्यूट और स्वीट है। हाथों का मसलते शर्माए से लहजे में बोली तो धनक उसकी हरकत पर मुस्कुराई थी, और वहीं पर राफे बलाशाह ने हाथों की मुट्ठियां भींचते स्पार्ट निगाहों से दुलाज की जानिब देखा था। बस मेरा तो एक ही फेवरेट क्रश है, मेरा तो दिल करता है मैं उसे लाइव देखूं और ऑटोग्राफ भी लूं। हसरत से कहते वो अपने पीछे खड़े मेहराब शाह को आग लगा गई। जबड़े भींचते उसने कहर भरी निगाह धनक पर डालते एक झटके से उनके पास आता सेंटर टेबल पर पड़े हुए रिमोट को उठाए खटाक से एलईडी बंद करता, एक कहर भरी निगाह धनक पर डालता वहां से निकलता अपने रूम की जाने बढ़ते दरवाजे को इंतहाई जोर से बंद कर गया था कि वह दोनों इस अचानक हुई अफ्तादगी पर बुरी तरह से सहमी थी। चौंकते हुए दरवाजे की सिमत देखा था और दूसरी निगाह दाखिली दरवाजे पर खड़े हुए राफे पर डाली तो खुद को खूनख्वार नजरों से अपनी जानब घूरते राफे को देखते दुलाज की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। माथे और गर्दन की तनी हुई रगें सुरमई आंखों में हद दर्जा सुर्खी देखकर वो नामहसूस अंदाज से धनक के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी, जबकि धनक एक नज़र उस बंद कमरे के दरवाजे पर डालते और दूसरी निगाह दुलाज की जानिब खूनख्वार नज़रों से तकते राफे पर डाली थी कि धनक ने उसे घूरा था, जिस पर वो अपने जबड़े भींगते लंबे लंबे डंग भरता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। दीदा ये मुझे ऐसे क्यों देख कर गए हैं? रूहान से लहजे के साथ वो मिनमिनाते हुए बोली थी। धनक ने खुद अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरी थी। शायद हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया है जो यकीनन इन दोनों को नहीं सुनना चाहिए था। मेहराब के गुस्से की ज्यादती से सुर्ख चेहरे को सोचती वो खुद घबराए लहजे में बोली थी कि दुलाज फातिमा ने बुरी तरह से अपने लब कुचले थे, जबकि धनक फौरन वहां से उठी थी। मैं ज़रा किचन का काम कर लूँ, वो कहती फौरन से किचन में 9-2-11 हुई थी, जबकि दुलाज फातिमा रूहान से होते खुद भी जल्दी से वहां से उठती अपने रूम में जा बंद हुई थी। आंटी आंटी अपने रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ मुकाबिल को न पाकर वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला था कि मुलाजमा फौरन से बोतल की जिन की तरह वहाँ हाजिर हुई थी। वरीशा किधर है? मैंने उसे अपने रूम में छोड़ने को कहा था। मुलाजमा के घबराए चेहरे पर निगाह दौड़ाते वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोला था कि उसकी बात सुनती मुलाजमा हड़बड़ाई थी। वो साहब हमें लगा आप उसके रूम में छोड़ने का कह रहे हैं। अरम लगारे के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को वो पहली बार देख रही थी, या ये कहना गलत नहीं था कि वो उसे गुस्से में ही पहली बार देख रही थी। वरिशा को लेकर वो अपने प्राइवेट घर में आया था जहां उसने न्यू मुलाजमा को रखा था, जिसकी वजह से वो अरहम को ज़्यादा जानती तक नहीं थी। आइंदा अगर किसी काम की समझ नहीं आ रही हो तो गलत करने की बजाय पूछ लिया करें। और अब जाएं आप यहाँ से। सुर्ख होती आंखों के साथ वो अपने बालों में हाथ फेरता अपनी आवाज़ को बुलंद होने से रुक गया था कि मुलाजमा फौरन से सरस बात में हिलाती वहां से निकली थी, तो वो भी बिना एक लम्हे की ताखीर किए बिना लंबे लंबे डंग भरता वरिशा कुरैशी के रूम की जानिब बढ़ा था। वो जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को मिरर में देखती है अपने सर पर लगे हुए दुपट्टे को हटाने के लिए हाथ बढ़ाने ही लगी थी जब एक झटके से रूम का दरवाज़ा खुला था कि वरीशा कुरैशी लरस कर रह गई थी, जबकि अरहम एक नज़र उसकी जानिब देखता दरवाज़ा बंद करता तेज तेज कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था। चूँकि तुम्हारी यादाश्त गई हुई है तो तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि जब एक लड़की का निकाह हो जाता है तो अपना सब कुछ छोड़कर अपने शोहर के साथ उसके रूम में रहती है, ना कि अपने। मासूमियत भरे चेहरे पर निगाहें टिकाए वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देता तंदिया लहजे में बोला था, जबकि अरहम लगारी को इस कदर गुस्से में देखती वो बुरी तरह से कांपी थी। वो आंटी मुझे छोड़कर गई हैं यहाँ। लरसते हुए वो अपने हाथों को आपस में मसलते बुरी तरह से घबराए लहजे में बोली थी। मुकाबिल का लहजा उसकी हवा सलब कर गया था। अरहम लगारी ने बगौर उसके चेहरे पर छाई मासूमियत को देखा था। काली सी आंखों में डाले काजल से आंखों को मजीद स्याह किए, होंठों पर हल्का लाइट से पिंक लिप ग्लोज लगाए उसके दिल की धड़कनों में हलचल सी मचा गई थी कि अरहम ने फौरन से निगाहें फेरी थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लें आप। अब से जो चीज़ मेरी है वो आपकी है। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगी। आप पर मेरा और मुझ पर आपका हक है। समझ रही है ना मेरी बात को? वो फिर से तुम से आप पर आ गया था। उसके झुके सर की जानब देखते वो जोर से बोला था कि वरिशा ने फौरन से जोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया था। तो आप अब से मेरे हुए ना? क्या घनी पलकियां उठाए हुए उसकी जानिब देखते हुए मासूमियत से बोली थी कि अरहम अपनी पलकें झपकाना भूल गया था।
اب سے آپ میرے ہیں نا، اسے مبہوت سے اپنی جانب تکتے پا کر وہ گھبراتے ہوئے پھر سے بولی تھی کہ ارحم ہوش کی دنیا میں لٹا تھا، ہاں آپ کا ہی ہوں۔ اس کے ہوش ربا حسن سے نگاہیں چراتے وہ بھاری آواز میں بولا تھا، اور ورشا کے چہرے پر خوبصورت سے رنگ بکھرے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اور ارحم کو اپنا دل پہلو میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تو چلیں پھر، اپنے آپ کو قابو میں کرتے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے ہوئے بولا تھا، اور ورشا نے لمحے کے ہزاروں حصوں میں اپنا نازک سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور اسے اپنے شوہر پر پورا یقین تھا، اسے کہیں بھی لے کر جائے۔ ورشا آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ اس کے دل و دماغ میں چھانے والا وہ پہلا شخص تھا جو اب اس کا محرم تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ارحم نے اپنے ہی ہتھیلی بند کرتے اسے لیے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔